नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेट स्पीच का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ पीस से संबंधित। तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर बिल्स को लेकर जो कंसर्न्स हैं और चौथे नंबर पे इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल डिस्कस हम करेंगे सिलेक्ट कमेटी से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हेट स्पीच से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है सुदर्शन टीवी। सुदर्शन टीवी न्यूज चैनल के द्वारा एक सीरीज स्टार्ट की गई जिसका नाम था यूपीएससी जिहाद। यूपीएससी जिहाद में दिखाया गया किस प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सिविल सर्विसेज में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। तो जब ये सीरीज स्टार्ट होनी थी उससे पहले मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि आप इस सीरीज को पब्लिश मत होने दीजिए, ये तो साफ साफ हेट स्पीच है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस सीरीज पर, जिसका नाम है यूपीएससी जिहाद, इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी हम सीरीज स्टार्ट होने से पहले कोई रिस्ट्रेंट ऑर्डर नहीं पास कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके पास भी पावर्स हैं कि लॉ को कंप्लाई किया जाए। अगर हेट स्पीच आती है इस सीरीज़ में तो ये इंश्योर किया जाए ये प्रोग्राम जल्द से जल्द बंद हो। अब देखो काफ़ी दिन हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के उस 28 अगस्त के ऑर्डर को, और इस सीरीज़ में 4 जो एपिसोड्स हैं वो ऑलरेडी पब्लिश हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सीरीज़ पर बैन लगा दिया है। इस सीरीज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक कमेटी, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और झूठे फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं। झूठे फैक्ट्स जैसे कि ये दिखाया गया हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए जो एज लिमिट है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लेने की वो है 32 ईयर्स, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए ये एज लिमिट है 35 ईयर्स। हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए टोटल अटैम्प्ट्स होते हैं 6, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए टोटल अटेम्प्ट होते हैं 9। ये सब झूठ है, आपको पता है इस चीज़ का। तो इस प्रकार की झूठी चीज़ें बताई गई उन 4 एपिसोड्स में जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन बाकी की सीरीज़ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्योंकि देखो एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया जा रहा था इस सीरीज़ में, तो ये सीधा सीधा हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है। बट प्रॉब्लम ये है काफ़ी बार हेट स्पीच और ऑफेंसिव स्पीच के बीच में डिस्टिंक्शन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का हाल ही में एक वर्डिक्ट आया जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। एक फॉर्मर एडवोकेट जनरल जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, मतलब आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी कि मीडिया इस मामले पर कोई भी चीज़ पब्लिश नहीं कर सकते हैं, इस मामले को कवर नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सीधा सीधा फ्री स्पीच के अगेंस्ट है। तो एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेट स्पीच के बीच में और फ्री स्पीच के बीच में, या फिर हेट स्पीच और ऑफेंसिव स्पीच दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। इवन सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट्स जो हैं वो भी इस बात को क्लैरिफाई अच्छे ढंग से नहीं करती हैं कि कौन सी स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में आएगी और कौन सी नहीं आएगी। इवन हमारे देश का जो कानून है, फॉर एग्जाम्पल आईपीसी सेक्शन 153A, आईपीसी सेक्शन 295A ऑफ इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी, इन सेक्शंस में बताया हुआ है अगर देखो कोई स्पीच डिफरेंट ग्रुप्स के बीच शत्रुता पैदा करने की कोशिश करती है, या फिर कोई स्पीच रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने का काम करती है, तो वो स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में आएगी। बट आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा, इस डेफिनेशन में जो वर्ड्स हैं काफ़ी वेग हैं। मतलब यही तो दिक्कत है ना, कौन सी स्पीच विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच शत्रुता पैदा कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। इसी के बीच में आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सके, इसको लेके ही तो क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है ना। काफ़ी बार इन सेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, मतलब इन सेक्शंस का मिसयूज किया जाता है। और हमारा जो आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है।
आर्टिकल 19 के सेक्शन 2 में कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनके आधार पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। बट काफ़ी बार अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, इन ग्राउंड्स के परे जाकर भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने का काम करती हैं, जो कि संविधान की वैल्यूज़ के अगेंस्ट हैं। तो ये सारे पॉइंट्स देके राइटर बोलना चाहते हैं कि एक क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए कौन सी स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है और कौन सी स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में नहीं आती है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट्स इसे क्लैरिफाई नहीं कर सकी हैं। प्रोफेसर वाल्ड्रोन ने एक डेफिनेशन दी थी हेट स्पीच की, वो स्पीच जो कुछ लोगों के प्रति जिनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी है, जैसे देखो किसी रेस के लोगों के प्रति, सेम एथनिसिटी के लोगों के प्रति, सेम धर्म के लोगों के प्रति, सेम जेंडर के प्रति या फिर सेम सेक्सुअलिटी के लोगों के प्रति वायलेंस को इंसाइट करती है, नफरत को इंसाइट करती है या फिर भेदभाव को इंसाइट करती है, तो वो स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में आएगी। मैं फिर से बोलता हूँ, प्रोफेसर वाल्ड्रोन की डेफिनेशन के अनुसार अगर देखो कोई स्पीच किसी कलेक्टिव आइडेंटिटी रखने वाले लोगों के प्रति, कलेक्टिव आइडेंटिटी कोई भी हो सकती है, रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअलिटी, तो कलेक्टिव आइडेंटिटी रखने वाले लोगों के प्रति नफरत, वायलेंस या फिर भेदभाव इंसाइट करने की कोशिश करती है, तो वो स्पीच आएगी हेट स्पीच की कैटेगरी में। इस कंसेप्ट के अनुसार अगर कोई ऑफेंसिव स्टेटमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हेट स्पीच है। एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहते हैं, अगर देखो बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स का कोई मजाक उड़ाता है तो ये अपने आप में इलीगल नहीं है, क्योंकि इससे वो लोग जो बुद्धिज्म को प्रीच करते हैं उनकी सेंसिबिलिटीज ऑफेंड होती हैं। लेकिन अगर कोई स्पीच ये कहती है कि सभी बुद्धिस्ट जो हैं अनैतिक हैं, एमोरल हैं, तो फिर ये स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में आएगी। एक और एग्जाम्पल देते हैं राइटर, अगर देखो कोई ऐसी स्पीच है जिससे रिलीजियस फिगर पर व्यंग्य किया गया है और इससे उस रिलीजियस फिगर के फॉलोअर्स की जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं, तो ऐसी स्पीच को हमें सेफ गार्ड करने की आवश्यकता है। बट अगर कोई स्पीच पूरी की पूरी कम्युनिटी को विलीफाई करती है, विलीफाई का मतलब है अपमानित, फिर से बोलता हूं, अगर कोई स्पीच रिलीजियस फिगर पर व्यंग्य करती है जिससे उस रिलीजियस फिगर के जो फॉलोअर्स हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं, उस स्पीच को तो हमें सेफ गार्ड करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई स्पीच पूरी की पूरी कम्युनिटी को अपमानित करती है यह कहकर कि वो कम्युनिटी जो है एंटी नेशनल है, तो फिर ऐसी स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में आएगी ही आएगी। क्योंकि देखो प्रोफेसर वाल्ड्रोन ये कहते हैं, अगर पूरी की पूरी कम्युनिटी अपमानित की जाती है तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के दो प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं। ये एक प्रकार से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के दो प्रिंसिपल्स के ऊपर अटैक है। कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं? इक्वल डिग्निटी टू ऑल की गारंटी, मतलब जो भी लोग रहते हैं उस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में उन सबको इक्वल डिग्निटी प्रोवाइड की जाएगी, और पब्लिक गुड ऑफ इंक्लूसिवनेस, इन दो प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं ऐसी स्पीच जब कोई पूरी की पूरी कम्युनिटी को अपमानित करने वाली है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर कोई कानून बनाया जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आती है, तो आगे जो केसेस आएंगे उनमें हेट स्पीच और फ्री स्पीच के बीच में डिस्टिंक्शन करना आसान होगा। अभी तो देखो बार बार ये डिबेट हो जाती है कौन सी स्पीच फ्री स्पीच की कैटेगरी में आती है या फिर कौन सी स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है। जितना डिफरेंस क्रिएट करना आसान होगा, मतलब जितना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा हेट स्पीच और फ्री स्पीच के बीच में, उतने ही बेहतर ढंग से आगे से इस प्रकार के केसेस को हैंडल किया जा सकता है। जैसे देखो ये सुदर्शन टीवी का जो यूपीएससी जिहाद का प्रोग्राम था, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, ना सिर्फ गलत स्टेटमेंट्स सामने रखी गई इस प्रोग्राम में, बल्कि देखो फैक्ट्स ये कहते हैं इस बार जो फाइनल रिजल्ट आया मुस्लिम कैंडिडेट्स थे 44, जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन आपको पता है हमारे देश में ज़्यादा है। 44 टोटल कितने में से 829 में से कितना हुआ, शायद 5% के आसपास। और टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है हमारे देश में, 15% के आसपास है। तो इस प्रकार से ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हेट स्पीच के बारे में। चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंटरनेशनल पीस डे के बारे में। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 21 सितंबर का जो दिन है हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक प्रकार से मौका होता है एनालाइज करने का किस प्रकार से वर्ल्ड के वेरियस पार्ट्स में, मतलब वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में वार, वायलेंस, इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें प्रिवेलेंट हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर पिछले कैलेंडर ईयर में 8 देश, कौन कौन से देश? अफगानिस्तान, येमन, सीरिया, टर्की, सोमालिया, इराक, मैक्सिको, लीबिया। हर एक देश में पिछले कैलेंडर ईयर में 1000 डेथ्स हुई। हम सिविलियंस की बात कर रहे हैं, मिलिटेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। 1000 सिविलियंस की डेथ हुई हर एक इन 8 देशों में से हर एक देश में पिछले कैलेंडर ईयर में। क्यों हुई? मिलिटराइज्ड अटैक या फिर बैटल्स की वजह से। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की। और अगर देखो हम मैग्रेब और साहिल रीजन जो कि अफ्रीका में है, आप एक बार मैप देख लीजिए, प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अफ्रीका में ये जो रीजन है ऑरेंज कलर वाला, ये साहिल रीजन है। और ये जो 4-5 देश हैं अफ्रीका के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में, ये मैग्रेब रीजन में आते हैं, जैसे अल्जीरिया, लीबिया, टूनिशिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, ये आते हैं मैग्रेब रीजन में। और ये ऑरेंज कलर वाले देश हैं, ये आते हैं साहिल रीजन में। अगर देखो इन रीजन्स के देशों को हम मिला दें तो वर्ल्ड में टोटल 25 देश ऐसे हो जाते हैं जो कि आज डेडली वार्स की वजह से तबाह हैं। 2019 के अंत तक 79.5 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 80 मिलियन जो लोग हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं आर्म्ड कन्फ्लिक्ट की वजह से, परसिक्यूशन की वजह से या फिर दूसरे रीजन्स की वजह से। ये आंकड़ा जो है वो यूएन रिफ्यूजी एजेंसी ने दिया है। देखो मेन दिक्कत ये है, ये जो कन्फ्लिक्ट होते हैं ना, इनमें कहीं ना कहीं ग्रेट पावर्स का रोल होता है। जैसे आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए। अफगानिस्तान में इतने सालों से युद्ध चल रहा है, मेन सेंटर में कौन है? यूएसए। सीरिया में इतने लंबे समय तक युद्ध चला, सिविल वार चला, उसमें बड़ी पावर्स का रोल था। एक तरफ जो कुर्दिश लोग थे उनको सपोर्ट किया जा रहा था यूएसए के द्वारा, और असद रेजीम को सपोर्ट किया जा रहा था रशिया के द्वारा, अभी भी किया जा रहा है। आप यमन का एग्जाम्पल लीजिए। यमन में एक तरफ हौथी रिबल्स हैं जो कि ईरान द्वारा सपोर्टेड हैं, और दूसरी तरफ यूएसए के एलाई कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब देश, इन दोनों के बीच में लड़ाई है। और जो यूएसए के एलाई कंट्रीज हैं उनको हथियार कौन दे रहा है? उनको हथियार यूएसए दे रहा है। इवन आप लीबिया का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। लीबिया में भी जियो पॉलिटिक्स देखने को मिली। वहाँ पर रशिया के द्वारा वेपन्स दिए गए, पैसा दिया गया मर्सनरीज को, और यूएसए के अलाइड गल्फ अरब जो मोनार्कीज थी उन्होंने टर्की के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश की। मतलब देखो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें बताते हैं वर्ल्ड में कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी देश में वार होता है, सिविल वार, तो ग्रेट पावर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो हमें ठीक करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहे और विभिन्न देशों में सिविल वार ना देखने को मिले। समझ गए आप? मतलब बात सिर्फ यूएसए या फिर रशिया की नहीं है, सभी ग्रेट पावर्स। इवन चाइना का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। चाइना आज के समय में डेवलपिंग कंट्रीज़ में काफ़ी सारे रेजीम्स को मदद करके सिविल वार को भड़काने की कोशिश कर रहा है। जैसे साउथ सूडान में सिविल वार जो चल रहा है, ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन वहाँ पे हुआ है। तो उस सिविल वार में चाइना के छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इवन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, पाकिस्तान, म्यांमार, इन देशों में भी चाइनीज़ वेपन्स का इस्तेमाल होता है। चाइना ने काफ़ी सारे देशों को इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए एड दी है। ऐसे टूल्स प्रोवाइड किए हैं जिसकी सहायता से डोमेस्टिक सर्विलेंस की जा सकती है। देखो ऐसी चीज़ों से जो अथॉरिटेरियन रेजीम हैं वो और ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, और उन अथॉरिटेरियन रेजीम के अगेंस्ट और ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, मतलब और ज़्यादा इनसिक्योरिटी आती है ऐसे देशों में। तो कहने का मतलब यही है, वर्ल्ड का देखो स्ट्रक्चर इस प्रकार से जब तक रहेगा कि
कुछ देशों के पास में पावर्स ज़्यादा होंगी तो वो अपनी पावर्स का यूज़ करेंगे अपने हेगमोनिक इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने के लिए। तो फिर ये छोटे छोटे जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हैं, जैसे अफगानिस्तान में पीस इस्टाब्लिश करने के लिए एग्रीमेंट हुआ, इन छोटे छोटे इनिशिएटिव्स की सहायता से पीस इस्टाब्लिश नहीं होने वाली है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही खराब है। हमें स्ट्रक्चर चेंज करने की आवश्यकता है। वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इक्विटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ देश बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हों, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हों, और बाकी जो देश हैं, मतलब कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। जब तक देखो ऐसा रहेगा तब तक सिविल वार, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ऐसा देखने को मिलेंगे उन देशों में, क्योंकि पावरफुल जो देश हैं वो अपने हितों की पूर्ति के लिए आग भड़काने की कोशिश करेंगे। तो विभिन्न देशों के इंटेलेक्चुअल्स, सोशल मूवमेंट्स या फिर जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स हैं, उन्हें इस पॉइंट पर फोकस करना चाहिए कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इक्विटेबल रहे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बारे में है। वैसे तो देखो हमने सैटरडे को ये इशू डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन 2-3 जो नए पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। राइटर देखो ये कहने की कोशिश करते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट इस इशू पर कर रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे पहले जीएसटी आया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम मदद नहीं करेंगे स्टेट्स की, या फिर डिमोनेटाइजेशन है। इसकी वजह से किसानों का डिस्ट्रस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, और सरकार ने सीरियसली किसानों से बात नहीं की है। इवन स्टेट से भी सीरियसली सरकार ने बात नहीं की है। हालांकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन बावजूद इसके सीरियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंसल्टेशन नहीं की गई है विभिन्न स्टेट्स के साथ। वैसे देखो लार्जर जो एजेंडा है किसानों का, जो जिस वजह से किसान विरोध कर रहे हैं, वो ये है कि कल को सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम को ख़त्म कर सकती है। लेकिन इमीडिएट जो कंसर्न है किसानों का वो ये है, जो ये बिल आए हैं 3 बिल में से हमने सैटरडे को भी डिस्कस किया था। पहले नंबर वाला बिल जो कि है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स बिल 2020, इस बिल के पास होने के बाद जो एपीएमसी सिस्टम है वो कमज़ोर होगा, क्योंकि किसानों के पास मौका होगा वो अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकते हैं। तो किसानों को डर ये है कि ये जो एपीएमसी सिस्टम है ना, बेशक इसमें कमियां हैं, बट इस सिस्टम ने अभी तक काम किया है। इस सिस्टम की सहायता से जो मेन फसल हैं, वैसे देखो आपको पता है एमएसपी सरकार ऑलमोस्ट 24 फसलों पर अनाउंस करती है, लेकिन 2-3 फसलें ही मेनली प्रोक्योर करती हैं, जैसे राइस, व्हीट, कॉटन, ये सब। तो किसानों को ये लगता है कि इस एपीएमसी सिस्टम की सहायता से हम कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अपनी फसलों को सरकार को बेच सकते हैं। धीरे धीरे अगर ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अब सरकार ने ये प्रोविज़न किया है, अगर ये बिल पास हो जाता है किसान इस मंडी से बाहर जाके कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकते हैं और वहाँ पर कोई ड्यूटी भी नहीं देनी होगी। तो किसानों का ये कंसर्न है, धीरे धीरे ये एपीएमसी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, कॉरपोरेट ग्रुप्स का मोनोपोली इस्टाब्लिश हो जाएगी, फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हम अपनी फसल सरकार को नहीं बेच सकेंगे। किसानों का ये भी कहना है, अभी देखो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल बिहार, जहां पे ऑलरेडी किसान अपनी फसलों को एपीएमसी मंडी से बाहर बेच सकते हैं, लेकिन वो अपनी फसल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा दामों पर नहीं बेच पा रहे हैं। जैसे देखो ये एग्जाम्पल दिया गया है, मेज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 1850 पर क्विंटल, लेकिन बिहार के जो फार्मर्स हैं वो अपनी मेज की फसल को बेच रहे हैं 1000 रुपये 1 क्विंटल के आसपास। तो सरकार का जो कहना है कि किसानों को एपीएमसी सिस्टम से आज़ादी मिलने का फ़ायदा ये होगा वो बेहतर दामों पे अपनी फसल बेच सकेंगे मंडी से बाहर, लेकिन ऐसा होगा नहीं प्रैक्टिकली, ये किसानों का कहना है। अगर देखो हम एसेंस निकालें इस आर्टिकल का, तो एसेंस ये है, प्रोविज़न ये होगा बिल पास होने के बाद कि एपीएमसी मंडी के बाहर कहीं पर भी किसान अपनी फसल बेच सकते हैं जो कि पहले नहीं बेच सकते थे। तो सरकार का ये मानना है मार्केट किसानों को उनकी फसल के उचित दाम दिलवाएगी, बट किसानों को ये लगता है मार्केट हमें हमारी फसलों के उचित दाम नहीं दिलवा सकती, सरकार ही एमएसपी पर
हमारी फसलों को प्रोक्योर करें। ये दो चीज़ें हैं। सरकार मार्केट को प्रमोट करना चाहती है, किसानों को ये लगता है सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया जाएगा तो फिर हमें हमारी फसल मजबूरी में कम दामों पर बेचनी पड़ेगी। सरकार कहती है ये सिर्फ हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, एपीएमसी मंडी तो रहेंगी ना, उनको हम खत्म नहीं कर रहे हैं। आप मर्जी जब आके एपीएमसी मंडी में एमएसपी पर अपनी फसल को बेच सकते हो, सरकार आपसे प्रोक्योर करेगी। बट किसानों का ये कहना है आपने जो प्रोविजन किए हैं धीरे धीरे उनसे एपीएमसी सिस्टम अपने आप कमजोर होता जाएगा। जैसे एपीएमसी मंडी से बाहर अगर फसल बेचनी है तो ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, मंडी के अंदर बेचनी है तो ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो किसान शुरुआत में किसानों को लगेगा कि अच्छा है मंडी से बाहर बेचा जाए, वहां पे तो ड्यूटी लगेगी नहीं। तो एपीएमसी सिस्टम अपने आप कमजोर होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब कॉर्पोरेट ग्रुप्स की मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाएगी। किसानों का डर देखो इस बात से भी बढ़ जाता है। सरकार समय समय पर कुछ कुछ डिसीजंस लेती रहती है, जैसे अभी प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। तो किसानों को ये लगता है अगर देखो इंटरनेशनल मार्केट में प्याज के ज़्यादा दाम हैं तो किसान चाहेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में प्याज बेचा जाए, बट गवर्नमेंट उस समय अपने आप से फिर एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है, फिर किसान इंटरनेशनल मार्केट में प्याज को नहीं भेज सकेगा। तो गवर्नमेंट के ये जो एडोक डिसीजंस हैं ये किसानों के डर को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फार्मर्स के प्रोटेस्ट से संबंधित। इसके बाद हम सिलेक्ट कमेटी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे देखो हमने कमेटीज़ के ऊपर 2 आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया था, आपको याद होगा। अब न्यूज़ में जो है वो है सिलेक्ट कमेटीज़। क्यों? फार्मर से संबंधित 3 बिल्स जब पास हुए राज्यसभा में तो अपोजिशन ने यह डिमांड किया कि इन बिल्स को अभी पास ना किया जाए, सिलेक्ट कमेटीज़ के पास भेज दिया जाए। आपको याद होगा जब हमने कमेटीज़ की बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था स्टैंडिंग कमेटीज़ और एडोक कमेटी। 2 टाइप की कमेटी होती हैं। एडोक कमेटी वो कमेटी होती है जो पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए गठित की जाती हैं और वो पर्पज़ जब सर्व हो जाता है तो उस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। देखो पार्लियामेंट जब सेशन में होती है तो सेशन के दौरान बिल्स को डिस्कस किया जाता है, लेकिन आपको भी पता है पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर एक बिल को डिटेल से डिस्कस किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बार वुड्रो विल्सन ने कहा था कि कांग्रेस जब सेशन में होती है वो तो सिर्फ पब्लिक एग्जीबिशन के लिए होती है, असली जो काम होता है कांग्रेस का वो कमेटीज़ के थ्रू होता है, और कमेटीज़ जब काम करती हैं इसका मतलब कांग्रेस काम कर रही है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो मतलब पार्लियामेंट का जब सेशन ऑर्गेनाइज होता है तो ये तो सिर्फ पब्लिक दिखावे के लिए होता है, असली जो पार्लियामेंट काम करती है वो कमेटीज़ के थ्रू काम करती है। तो जब कोई बिल कमेटी के पास भेजा जाता है, चाहे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए जो स्पेशल पर्पज़ के लिए गठित की गई हैं, मतलब इन्हीं बिल्स को मान लीजिए स्क्रूटिनाइज करने के लिए कमेटी गठित की गई है, या फिर दोनों हाउसेस की जॉइंट कमेटी हो, या फिर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हो, किसी भी कमेटी के पास जब बिल भेजा जाता है तो वो कमेटी क्या करती है, काम करती है उस बिल पे, डिटेल्ड छानबीन करती है बिल में क्या प्रोविजंस हैं, और ऐसा करते वक्त वो कमेटी जनता से सजेशंस मांग सकती है, विभिन्न स्टेक होल्डर से सजेशन मांग सकती है, एक्सपर्ट से सजेशन मांग सकती है, इवन सरकार भी अपना व्यू पॉइंट रखती है उस कमेटी के सामने कि किस उद्देश्य के साथ ये बिल लाया गया है। तो सामान्यतः देखो ऐसी कमेटीज़ 3 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंप देती हैं, या फिर काफ़ी बार लंबा समय भी लग जाता है। तो जब तक ये कमेटी काम कर रही होती है उन बिल्स को पास नहीं किया जाता है। अपोजिशन यही मांग कर रहे थे, आप इन बिल्स को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, मतलब इन्हीं बिल्स को स्क्रूटिनाइज करने के लिए स्पेशल कमेटी आप गठित करो, और जब तक कि वो कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती है कम से कम तब तक आप ये बिल पास मत करवाओ पार्लियामेंट में। लेकिन सरकार ने अपोजिशन की मांग नहीं मानी और राज्यसभा में भी ये बिल जो हैं वो पास हो गए, सिलेक्ट कमेटी के पास ये बिल नहीं भेजे गए। तो आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा, क्या ये जरूरी है सभी बिल्स को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए या फिर दूसरी कमेटीज़ के पास भेजा जाए? नहीं, देखो ये जरूरी नहीं है। 3 केसेस होते हैं। पहला तो देखो जिस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया है वही मोशन मूव कर दें, यानी वही रेकमेंड कर दें कि ये बिल जो है वो सिलेक्ट कमेटी ऑफ हाउस या फिर जॉइंट कमेटी ऑफ बोथ हाउसेस के पास भेजा जाए। जैसे पिछले साल
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने मोशन मूव किया था लोकसभा में कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया जाए। अगर देखो मिनिस्टर ऐसा कोई मोशन मूव नहीं करते हैं तो दूसरे केस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिल को डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज सकते हैं। पिछली लोकसभा के दौरान राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वेंकैया नायडू, इन्होंने 8 बिल्स को डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा था। तीसरा केस, जब देखो एक हाउस के द्वारा कोई बिल पास कर दिया जाता है तो फिर वो बिल दूसरे हाउस के द्वारा सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाता है। बट एसेंस यही निकलता है कि कोई कंपलसरी नहीं है हर एक बिल को कमेटीज के पास भेजा जाए। ये सरकार की मर्जी पर डिपेंड करता है। सरकार को अगर कोई बिल जल्दी जल्दी पास करवाना है तो फिर सरकार उस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजती है। कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो अब धीरे धीरे हो क्या रहा है, कम बिल्स को सिलेक्ट कमेटी के पास या फिर दूसरी कमेटीज के पास भेजा जाता है। इससे बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में बिल पास हो जाते हैं। करंट लोकसभा में 17 बिल्स ऐसे हैं जो कमेटीज के पास रेफर किए गए हैं। 16वीं लोकसभा में 25% बिल्स को कमेटीज के पास रेफर किया गया, जबकि 15वीं और 14वीं लोकसभा में 71% और 60% रिस्पेक्टिवली जो बिल्स थे वो सिलेक्ट कमेटी के पास या फिर दूसरी कमेटीज के पास रेफर किए गए। आर्टिकल में कहा जाता है, अगर देखो सभी बिल्स की अच्छे से मैंडेटरी स्क्रूटिनी होती है यानी छानबीन होती है पार्लियामेंट्री कमेटीज के द्वारा, तो फिर बिल्स में अच्छे पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं, अच्छे कानून बनाए जा सकते हैं। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया कमेटीज के बारे में, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।